परस्पर निर्भर प्रणाली, ये इस वीडियो में मैं आगे का पार्ट बता रही हूँ। परस्पर निर्भर प्रणाली यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो सागर है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उसका अन्य चीज़ों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका संबंध वायुमंडल से भी होता है। यदि हम लोग देखें, मानसून जब आता है या फिर वर्षा होती है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है जो सागरीय स्थिति है उसका भी, क्योंकि जब सागरीय क्षेत्रों से हवाएं आती है, जो मानसूनी हवाएं आती है, तो वहाँ की नमी को अपने में लेकर के आती है, और इसलिए जब उसका टकराव पर्वतों से होता है आगे जाकर, तब वो वहाँ पर वर्षा कराती है। इस प्रकार से परस्पर निर्भर प्रणाली के रूप में समुद्र विज्ञान काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अध्ययन की विशेषताएं। यदि हम लोग अध्ययन की विशेषताओं को देखें यदि हम लोग अध्ययन की विशेषताओं को देखें तो वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया जाता है समुद्री विज्ञान का। ये इसलिए क्योंकि हम लोग इस बात को देख रहे थे कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग जो है महासागर से ढका हुआ है, यानी कि पूरा विश्व लगभग इसमें सम्मिलित है। यानी समुद्री विज्ञान का जो अध्ययन है उसका जो स्तर है वो वैश्विक स्तर है। और इस प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गतिशील प्रकृति। यदि हम लोग देखें समुद्र विज्ञान की जो प्रकृति है उसको, तो वो गतिशील है, क्योंकि समुद्र जल जो है वो स्थिर नहीं रहता है। वहाँ पर कई सारे भौतिक गुण हैं और रासायनिक गुण हैं, और वहाँ धाराएं हैं, और वहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं, तो उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और इसके अलावा वहाँ पर जो रासायनिक कंपोजिशन है या फिर केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन हम कहेंगे, उसका पीएच लेवल, जल का पीएच लेवल अलग अलग हो सकता है, उसकी लवणता अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। तो इस प्रकार से इसकी जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन होते रहता है, इसके जो तत्व है उसमें परिवर्तन होते रहता है, और इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो गतिशील है, स्थिर नहीं है, लेकिन इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। फिर हम लोग देखेंगे तकनीक और अन्वेषणात्मक। ये जो समुद्र विज्ञान है वो तकनीकी और अन्वेषणात्मक है, यानी इसमें तकनीकों के माध्यम से निरंतर इसमें खोज का काम होते रहता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में अभी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत स्कोप है। इसका निरंतर अन्वेषण करने से, एक्सप्लोर करते रहने से नए खनिज हमें मिलते रहते हैं, नई धाराओं के बारे में हमें पता चलते रहता है। और इस प्रकार से जैसे डीप सी एक्सप्लोरेशन कहते हैं, या फिर ओशियन फ्लोर मैपिंग, जो ओशियन का जो फ्लोर है, हैरी हेस ने इस बात को बताया था कि जो सागरीय तल है उसमें निरंतर प्रसारण होता रहता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना हम इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें इसमें नई नई चीज़ें मिलते चली जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें आज मौजूद है, लेकिन जैसा हम एक्सप्लोर करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी आते हैं, तो हमें और भी अधिक समुद्र विज्ञान के बारे में पता चलते जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समुद्र विज्ञान की परिभाषा। यदि हम लोग देखें उसकी उत्पत्ति के बारे में, तो समुद्री विज्ञान शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द ओकियानोस या ओशियनस से बना है, जिसका अर्थ होता है समुद्र, यानी ओकियानोस या ओशियनस का अर्थ है समुद्र, और ग्राफिया का अर्थ है वर्णन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि समुद्र का वर्णन समुद्र विज्ञान है। यानी इसको अगर हम लोग शाब्दिक अर्थों में परिभाषित करें तो समुद्र विज्ञान सागरीय पर्यावरण अर्थात सागरीय तत्वों का वर्णन है। यानी कि समुद्र विज्ञान सागरीय पर्यावरण, सागर में जो पर्यावरण है या फिर सागर में जो तत्व हैं उसका वर्णन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाँ, लेकिन ये भी देखा गया है कि जो ये समुद्र विज्ञान है वो ऐसा नहीं है कि केवल तत्वों का वर्णन ही करता है, लेकिन इसके साथ में व्याख्या भी जुड़े होते हैं, इसलिए इस रूप में भी उसे परिभाषित किया जाता है। समुद्र विज्ञान वह सागरीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सागरीय पर्यावरण एवं तत्वों, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रमों का व्याख्यात्मक अध्ययन
किया जाता है। यानी समुद्र विज्ञान वह सागरीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सागरीय पर्यावरण एवं तत्वों, भौतिक, रासायनिक एवं जीवीय प्रक्रम, जिसके बारे में अभी हम लोग देखें भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, जैविक गुण क्या होते हैं, तो उन सभी प्रक्रमों का, प्रोसेस का व्याख्यात्मक अध्ययन समुद्र विज्ञान में किया जाता है। यदि हम लोग देखें ओशियानोग्राफी शब्द को, तो ओशियानोग्राफी के जगह पर ओशियानोलॉजी शब्द जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता जब हम लोग समुद्र विज्ञान कहते हैं, क्योंकि ओशियानोलॉजी का जो अर्थ है वो है विज्ञान और ओशियानोलॉजी का तात्पर्य होता है सागर का विज्ञान। लेकिन ये जो ओशियानोलॉजी शब्द है उसको बाद में स्वीकार नहीं किया गया। शुरू में ही ओशियानोग्राफी शब्द आया और उसी को स्वीकार कर लिया गया और बाद में फिर इसी शब्द को शामिल किया जाता है, इसलिए इसे ओशियानोलॉजी ना कह करके ओशियानोग्राफी ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वेर्डरूप, जॉनसन और फ्लेमिंग ने किस प्रकार से समुद्र विज्ञान को परिभाषित किया है। समुद्र विज्ञान सागरों से संबंधित सभी अध्ययनों को समाहित करता है, यानी सागर से संबंधित, सागर जितने दूर में फैले हैं उससे संबंधित सभी प्रकार के अध्ययन को समाहित करता है। सागर विज्ञान के अंतर्गत सागरीय सीमाएं, नीतलीय स्थलीय कृतियां, यानी कि सागरीय सीमाएं कितनी दूर तक उसकी सीमाएं हैं, और नीतलीय स्थलाकृतियां या फिर हम जो प्लेट बात कर रहे थे कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट होती उसका अध्ययन, और उसके साथ में नीतलीय स्थलीय स्थलाकृतियां, जो समुद्र का तली होता है उसमें भी कुछ स्थलाकृतियां मौजूद होती है, उस स्थलाकृतियों का भी अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग, आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको, जैसे कभी आप नदी में जाते होंगे या फिर तालाब में जाते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि एकदम सपाट होता है। जब हम लोग नदी में भी जाते हैं या फिर तालाब में भी जाते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ स्थलाकृति मिलेगा। कहीं पर देखेंगे कि बहुत गड्ढा रहेगा और कहीं पर देखेंगे कि एकदम प्लेन रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ सागर तल में भी मौजूद होती है, उन्हीं को कहा जा रहा है नीतलीय स्थलाकृति। और सागर जल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसको तो हम लोग एक्सप्लेन कर ही चुके। ऊपर में भौतिक गुण में आ जाते हैं कि तापमान कैसा है, कितना पानी कैसा गर्म रहता है, पानी कितना ठंडा रहता है। यदि हम लोग देखें तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गर्म जलधाराएं बहती है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ठंडी जलधाराएं बहती है जो तापमान को प्रभावित करती है। और उसी प्रकार से लवणता होती है, फिर रासायनिक गुण होते हैं, उसका पीएच मान होता है, फिर उसमें कैसे कैल्शियम है या फिर सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, ये सभी मात्राएं होती हैं। ये सभी चीज़ें रासायनिक गुण में आते हैं। फिर सागरीय धाराएं होती है, और उसके साथ में सागरीय जीव विज्ञान से संबंधित, यानी सागर में जो जीव होते हैं उससे संबंधित प्राप्त ज्ञान को समन्वित किया जाता है समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। इस प्रकार से स्वेर्डरूप, जॉनसन और फ्लेमिंग ने समुद्र विज्ञान को परिभाषित किया है। H.A. मार्मर ने समुद्र विज्ञान के बारे में कहा है, समुद्र विज्ञान मुख्य रूप से सागरीय द्रोणी, या हम इसको बेसिन कह सकते हैं, सागरीय बेसिन के रूपों और विशिष्टताओं और इन बेसिन के जल के गुणों एवं विशेषताओं और जल की गतियों का अध्ययन करता है। जब हम कहते हैं नदी बेसिन, यानी कि नदी जितने भाग से होकर के गुजरती है या जितने भाग में अपने जल को बहाती है उसे नदी बेसिन कहते हैं। उसी प्रकार जब हम कह रहे हैं कि सागरीय बेसिन, यानी सागर कितने भाग में फैला हुआ है उसको हम लोग कहेंगे सागरीय बेसिन। तो सागरीय द्रोणी के रूपों, उसका रूप कैसा है, सागरीय बेसिन का रूप कैसा है, और वहाँ पर कौन कौन से विशिष्टताएं हैं, वहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, ये सभी चीज़ें। ठीक है, और इन द्रोणियों के जल के गुण, यदि सागरीय द्रोणी में जल है या सागरीय बेसिन में जल है तो उसका गुण कैसा है, और उस जल की विशेषता कैसी है, और उस जल में कैसी गतिविधियां होती है, किस प्रकार का संचालन होता है, उसमें कैसे मूवमेंट होता है, इन सभी के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से H.A. मार्मर ने परिभाषित किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रीमैन ने क्या कहा है। फ्रीमैन ने कहा है, ऋतु विज्ञान के समान ही समुद्र विज्ञान का भी
उद्भव एवं विकास भूगोल से ही हुआ है। उनका कहना है कि भूगोल विषय से ही समुद्र विज्ञान जो है वो अस्तित्व में आया है। ऐसा नहीं है कि कोई अन्य विषय या इतिहास से आया है या इकोनॉमिक्स से आया है, लेकिन ये भूगोल से ही आया है। जैसा ऋतु विज्ञान या मिटीरियोलॉजी आया है, उसी प्रकार से ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान भी आया है भूगोल से ही। पहले बात ये वो कहते हैं फ्रीमैन। और उसके बाद कहते हैं पृथ्वी के सबसे गतिशील भाग। यदि हम लोग देखें तो जो जलीय भाग हैं या सागरीय भाग जिसको हम कह रहे हैं, वो सबसे गतिशील भाग हैं, अर्थात जल मंडल से इसका गहरा संबंध है। तो वो इस बात को कह रहे हैं कि समुद्र विज्ञान का संबंध किससे है? जल मंडल से है, जो कि पृथ्वी का सबसे गतिशील भाग है। इसके अंतर्गत ज्वारों यानी समुद्र जल में जो ज्वार उठते हैं, सागरीय धाराएं जो होती है, और सागरीय जल के जो भौतिक गुण होते हैं, सागरीय तट होते हैं, सागरीय तल के जो आकार होते हैं, सागरीय जीव तथा उनके प्रादेशिक वितरण का, इनका तो होता ही, और उनका प्रादेशिक वितरण का यानी वो किस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में वितरित है। यानी कि यदि हम लोग देखें तो हमें मुख्य रूप से जो सागर मिलते, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उसमें जो सागरीय जीव हैं वे भी अलग अलग पाए जाते हैं। उसमें जो सागरीय तलों में जो आकार है वे भी अलग पाए जाते हैं, उसमें जो गुण है वे भी अलग अलग पाए जाते हैं, तो उसका वितरण भी अलग अलग है। उसी बात को यहाँ पर कह रहा है। तो इसका भी अध्ययन किया जाता है, और वो इस प्रकार से कहते हैं या विज्ञान से निकटतम रूप से संबंधित है। और वो इस बात को भी कहते हैं कि जो समुद्र विज्ञान है वो केवल हाँ भूगोल में आता है, तो ऑब्वियसली ये जो सामाजिक विज्ञान है उसका पार्ट है, लेकिन ये विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि इसमें जो भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, इनको शामिल किया जाता है। जो हम लोग शुरू में ही देखे कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उससे भी उसका संबंध है, क्योंकि सागरीय जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं कि विज्ञान से ये निकटतम रूप से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये जो सविंद्र सिंह ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। सविंद्र सिंह ने अन्य सभी जो परिभाषाएं उन्हें समाहित करते हुए इस प्रकार से कहा है, समुद्र विज्ञान एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सागरीय द्रोणियों एवं उनके उच्चावचों की विशेषताओं, सागरीय द्रोणी या बेसिन जिसको हमने बताया कि सागरीय जल कितने भाग में फैला हुआ है, वो होगा सागरीय बेसिन या द्रोणी। उनके उच्चावचों की विशेषता, उनकी उच्चावच कैसी है, यानी कि समुद्र के जो तली है उसमें कैसे स्थल रूप पाए जा रहे हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सागरीय जल के भौतिक और रासायनिक गुण में क्या क्या आते हैं, तापमान, लवणता और घनत्व कैसा है, सागरीय गतियाँ जिसमें ज्वार, सागरीय तरंग, महासागरीय धाराएं, ज्वारीय तरंग, सुनामी, ये आते हैं, सागरीय अवसाद और निक्षेप, और उसके साथ में सागरीय संसाधन, तटीय आवास, तटीय क्षेत्र में जो आवास होते हैं, सागरीय जीव, जैविक उत्पादकता, मानव और सागरीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और मानव और सागरीय पर्यावरण के मध्य किस प्रकार से संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने समुद्र विज्ञान को परिभाषित किया है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और परिभाषा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 परिभाषा काफ़ी है। और उसके साथ में इस जो चैप्टर है उसमें हमने क्या क्या देखा, हम लोगों ने नेचर देखा और हमने परिभाषा देखा। परिभाषा में 3 भी लिखेंगे तो चलेगा, और उसके साथ में हाँ ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये नेचर और जो स्कोप है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसे आप लोग ज़रूर देख लेंगे। थैंक यू इस क्लास से जुड़ने के लिए।